Hey Dipesh, welcome on Europedia Yes, sir. Thank you, sir. and many congratulations for getting selected in Maharatna Company HPCL. Yes, sir. Thank you. Okay, Dipesh, so I would like to interact with you and know your entire journey. So I start with the background. From which background you are, from where you are in India, your qualification, which college, and then how you were proceeding forward till you got finally selected. And also tell in which position you got selected in HPCL. Okay, sir. So basically, I'm from Bareilly and मेरा कॉलेज 2022 में पास आउट हुआ था मैं एंड उसके बाद सर मैं मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ तो उसके टूवर्ड्स मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो फर्स्टली मैंने सर प्रिपेयर किया था गेट के एग्ज़ाम के टूवर्ड्स एंड उसके बाद जैसे जैसे टाइम गया उसके बाद मैंने अलग दूसरे पेपर के टूवर्ड्स भी फोकस अपना बनाया एंड डाइवर्ट किया अपनी नॉलेज एंड दूसरे पेपर के लिए अपेयर होना स्टार्ट हुआ मैं एंड फाइनली सर मेरा सर एचपीसीएल में मैं पिछले साल भी अपियर हुआ था एंड इस साल भी मैं एचपीसीएल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था मैंने एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस ईयर 2025। ओके फाइन जी। सो गुड दीपेश, लेकिन आपने बताया कि गेट के लिए भी आपने अपीयर किया था। आप एचपीसीएल में ऑफिसर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, राइट? यस सर। ओके, सो आपने बताया कि आप गेट भी लिख रहे थे, लेकिन वो गेट गेट की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ। गेट कैसा रहता था आपका? गेट में सर बेसिकली मैंने 2 बार गेट में अपियर हुआ हूँ एंड दोनों हाँ। टाइम मेरे को आईआईटी मिला एमटेक। लेकिन अच्छा। मैं गेट में अपियर ही इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे को पीएसयू पीएससी चाहिए ज्वाइन था। करना था। हाँ हम्म। तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरे को मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते कि मैं उसको गेन कर पाऊँ। तो मैंने सर अपना आइडियाज को मतलब दूसरी जॉब को एक्सप्लोर किया जो कि अदर देन गेट अगर रिक्रूट करते हैं तो उसके लिए अप्लाई हम्म। करता हूँ। तो हम्म। उसमें सर फॉर्चुनेटली मेरे को एचपीसीएल भेल ऐसे पेपर देने का मौका मिला। उसमें मैंने काफ़ी इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ मैं काफ़ी जॉब्स के, लेकिन फाइनली आई क्रैक्ड इट दिस टाइम। एचपीसीएल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ दीपेश, और ये जो मैं आपसे क्वेश्चन अभी पूछूंगा और जो आपसे आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलिवेंट होगा, मैकेनिकल एटलीस्ट। मैं मैकेनिकल फोकस करता हूँ। गेट हम लिखते हैं, जैसे आपने बताया कि साहब मैं गेट इसलिए भी लिखता हूँ कि मैं पीएसयू जा सकूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एमटेक के लिए गेट लिखूं, हो सकता है। बट पीएसयू के लिए अगर मैं गेट लिख रहा हूँ तो क्या वो ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है? ये जैसे अब हम देख रहे हैं बीएचईएल, बीईएल, आईयूसीएल, एचपीसीएल, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआरओ, मैकेनिकल को अच्छा रिक्रूटमेंट मिलता है इनमें, यस सर। और ये अपना अलग से एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो यस सर। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं जो सुन रहा हूँ, और गेट के एग्जाम की तैयारी भी आपको पता है अलग है बिल्कुल, वो अलग तैयारी हो जाती है, और ये बाकी एग्जाम्स बीईएल का भी हुआ, दोबारा बीईएल का एग्जाम आ रहा है, वो हाँ। वन लाइनर है। हाँ क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? मेरे को जॉब चाहिए, बताओ। सर, गेट का अब रेलिवेंट मैं ये नहीं कह सकता कि कम हो गया है, हाँ लेकिन जी। अब अगर अगर आप परस्यू गेट इसलिए कर रहे थे कि आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है तो आप अब रीसेंट ट्रेंड को फॉलो करिए, क्योंकि अभी सेल का भी है जो गेट से हट के पेपर करा रहा है अपना। हाँ जी। आप बीईएल हो गया, भेल हो गया, ये सब गेट से हट के पेपर अपना कंडक्ट करा रहे हैं और उसके बाद वो एडिशनल चीजें भी डिमांड करते हैं आपसे कि आप हमारा ग्रुप टास्क क्लियर करिए, आप इंटरव्यू क्लियर करिए। 3-4 राउंड हाँ भी जी। होते हैं, सिर्फ सीबीटी नहीं होता है। हाँ तो जी। सिर्फ आपकी मैकेनिकल नॉलेज वहाँ पे टेस्ट नहीं होती है। और हाँ, अदर देन दैट वो जो पेपर आप कंडक्ट कराते हैं उसमें सिर्फ मैकेनिकल नहीं आता है, उसमें सही बात। नॉन टेक भी आता है, करंट बिल्कुल सही अफेयर बात। आते हैं। तो आपको अब अपनी नॉलेज को ब्रॉडन करना चाहिए, जो भी मुझे लगता है हम्म। कि जो भी प्रिपेयर कर रहा है। प्रेजेंटली दो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आई हुई है, एक बीईएल और एक सेल। यस सर। और सेल में 100 नंबर का एप्टीट्यूड और 100 नंबर का मैकेनिकल। यस सर। बेल के अंदर 25 नंबर एप्टीट्यूड, 100 नंबर का मैकेनिकल। तो जो आपने पॉइंट बताया बिल्कुल सही, कि उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। यस सर। रिक्वायरमेंट अलग है, तो अगर आपको भाई साहब जॉब ही चाहिए तो आपको जॉब के हिसाब से फिर वैसा करना चाहिए। और कई बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है आप जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करने की, उनका इनपुट लेने की। मैं स्ट्रांगली ये जानता हूँ दीपेश, ऐसे बहुत से कैंडिडेट से मैंने इंटरेक्शन किया है आप जैसे, जो गेट में तो इसलिए गए कि साहब जॉब चाहिए था, आईटीज मिलते चले गए, एमटेक मिलता चला गया, डेविएट वो नहीं हुए कि भाई मैं एमटेक में चला गया। कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो एमटेक आईआईटी बॉम्बे में उसने ज्वाइन किया। हम्म। हालांकि उसका एचपीसीएल में हो गया, लेकिन एचपीसीएल का जो एग्जाम आपका हुआ था वो अगस्त में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ और जी। अगस्त में उसने ज्वाइन करने से बाद आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया, और मेरे को बताता कि अगर मैं आईआईटी बॉम्बे रह के सोचता कि मैं निकाल लूंगा तो मुश्किल होता बहुत, हम्म। क्योंकि एमटेक के साथ साथ डिफिकल्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है एक आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इसके लिए ढंग से स्ट्रेटेजी, क्योंकि कि। सर जो गेट का एग्जाम है वो हाँ पूरा जी। आपका कोर नॉलेज को टेस्ट करता है। बिल्कुल। और अगर आप गेट की प्रिपरेशन सिर्फ गेट के डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो
एंड आप अगर बीच में डाइवर्ट होते हो कि चलो मैं दूसरा पेपर ट्राई करता हूँ क्योंकि ये कंपनी अपना इंडिविजुअल पेपर करा रही है, तो आप एकदम से डाइवर्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि इसमें नॉन टेक काफी आने लगा है। हम्म और जो नॉन टेक है, मैं बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए तुमको रीसेंट नॉलेज होनी चाहिए। हम्म तभी आप उस पेपर को क्रैक कर पाओगे। एक स्ट्रेटेजी तो आपको बनानी चाहिए और प्रिपेयर उसी हिसाब से करना चाहिए। दैट इज ट्रू। ओके दीपेश, अब एचपीसीएल के रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आप लाइट फेंको उन यस सर। कैंडिडेट्स के लिए जो इस एग्जाम को अगर लिखेंगे तो कैसा होता है एग्जाम। तो सर बेसिकली एचपीसीएल का जो सीबीटी होता है वो 170 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 85 आपके क्वेश्चन और जो मार्क्स होता है वो टेक्निकली होता है और 85 आपका नॉन टेक होता है। नॉन टेक में बेसिकली आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर ये सब आता है। एंड उसमें ये चीज़ एचपीसीएल की थोड़ी अलग है कि इसमें आपके टेक्निकल की अलग कट ऑफ होती है और ओवरऑल अलग कट ऑफ होती है। और जो टेक्निकल की जो कट ऑफ होती है वो सारी कैटेगरी के लिए एक समान होती है कि आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाने ही लाने हैं। एंड ओवरऑल कट ऑफ भी फिर अलग कैटेगरी वाइज निकल जाती है। फिर उसके बाद आपका पेपर क्लियर होता है तो उसके बाद आप पे मेल आता है फर्दर। उसमें 2 राउंड और होते हैं, ग्रुप टास्क होता है एंड इंटरव्यू होता है। एंड आपको फिर उसका मेल आके, आप मानिए कि आपको जब मेल आएगा उसके 2 वीक्स में आपका जीटी और इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। फिर अच्छा। आपको उसके लिए अपियर होना होगा। मेरी नज़र में जीटी की प्रैक्टिस अगर आप करते हो, जीटी की प्रैक्टिस ही एओरपीडी जैसे प्लेटफॉर्म कराते हैं। पहली बात तो आपको इतने आसानी से मिलेगी नहीं कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़े, और वो ऐसी चीज़ है कि वो प्रैक्टिस करे बिना हो नहीं सकता। तुम अगर खुद से ट्राई करो, ऑनलाइन वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे जो पड़ी है, प्रीवियस के एक्सपीरियंस देख लो कैंडिडेट्स के, उससे फायदा नहीं होता है सही जब है। तक थोड़ा इंटरेक्शन ना करो, क्योंकि वो ह्यूमन कन्वर्जेशन है जो कि आप पढ़ के नहीं सीख सकते। वो नेचुरल प्रैक्टिस से आएगा। एंड आजकल मैं रीसेंट ट्रेंड देख रहा हूँ क्योंकि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था एचपीसीएल में। मैं पिछली बार भी मेरा सीबीटी क्लियर हो गया था और मैं जीटी में भी सिलेक्टेड था। मैं ओके। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। इस बार अच्छा। मेरा तीनों राउंड क्लियर हो गए थे। गुड। तो पिछले बार का जो ग्रुप टास्क के जो टॉपिक थे वो कंपेरेटिवली इजी थे हम्म मेरी नज़रों में। हम्म एंड अब के जो टॉपिक आ रहे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। ऑफिसर हम्म पोस्ट के लिए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। ट्रू। मेरा जो जीटी का राउंड था उसमें हमारे में बेसिकली 27 लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हम्म जीटी के लिए तो उन्होंने 3 ग्रुप बना दिए थे, 9 9 के। हम्म एंड उसके बाद आपको वो दे देते हैं, आई कार्ड दे देते हैं, आपके नंबर के हिसाब से आपको अरेंज कर देते हैं। एंड हमको हम्म वहाँ पे गाइडेंस, आपको सारी गाइडेंस वो दे देंगे। इन्विजिलेटर एक आते हैं, वो आपको सारी गाइडेंस दे देंगे कि आपको किसी का नाम नहीं लेना है, आपको नंबर से रेफरेंस देना है कि 1 नंबर को अगर आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो ऐसे करके बात करिए उनसे, वो सारी आपको गाइडेंस दे देंगे। तो हम्म 3 राउंड थे उसमें। जो हमारा टॉपिक आया था वो काफी लेंदी था। पहली बात तो काफी लेंदी था एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि एक ही टॉपिक एक बड़े A4 साइज पेज में पूरा भरा हुआ था, वो इतना लंबा टॉपिक था। एंड उसमें 5 से 6 चीजें पूछ रखी थी एट दी एंड। और लेकिन बस फॉर्चुनेटली टाइम अच्छा देते हैं, 10 मिनट के आसपास का टाइम देते हैं, लेकिन वो टाइम लगता नहीं है कि काफी है। वो टाइम कब निकल जाता है पता नहीं पड़ता है। और आप उसको पढ़ते हो, फिर उसके बाद अपने आप आंसर फ्रेम करो, फिर स्टार्ट हो जाता है कन्वर्जेशन। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था, जैसे कि मैंने बताया कि 3 ग्रुप थे 9 9 9 के। तो हमारे में तो कन्वर्जेशन चला था क्योंकि ग्रुप टास्क का मतलब यही होता है कि आप एक दूसरे को काउंटर कर पाओ। एक की किसी काउंटर, वैसे मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ आपको, मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको सराहना कर सकते हो, आप अपना पॉइंट रख सकते हो, आपको ये करना होता है। तो हमारे में तो नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी, लेकिन जो बाकी के जो 2 ग्रुप थे उन्होंने, ऐसा हुआ था जब हमारा जीटी हो गया था तो इन्विजिलेटर ने बाकी ग्रुप को बोला कि आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से करना है, ये आपको बहस नहीं करनी है। तो बाकी के 2 ग्रुप को लगा कि हमारे ग्रुप में बहसबाजी ज्यादा हुई है। तो बाकी के जो 2 ग्रुप थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि पहले एक ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, फिर तीसरे ने बोला, फिर चौथे ने बोला और फिर खत्म कर दिया बस। मतलब फिर वो डिस्कशन बचा ही नहीं। तो आपको ऐसे नहीं करना होता है क्योंकि फिर उन 2 ग्रुप में से काफी कम लोग सेलेक्ट हुए। हमारे ग्रुप में से जीटी में ही 5 से 6 लोग सेलेक्ट हुए थे 9 में से। बाकी में से 3 और 2। आपको ये नहीं करना है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले से जानो कि जीटी में होता क्या है, उस हिसाब से चलो। और आपको वहां पे लोग डिमोटिवेट बहुत करेंगे। जैसे कि मैंने जब अपना जीटी दिया था तो उसमें मेरा इनपुट बहुत था, मैंने बहुत बोला था। कम कम मतलब अगर 10 20 मिनट आपका इंटरव्यू चल रहा है तो 10 मिनट मैं ही बोल रहा था, मैं ही बोल रहा था। माना मतलब योरपीडिया में भी मेरे को गाइडेंस मिली थी कि इतना नहीं बोलना होता है, लेकिन
जब तुम्हें दिख रहा है सामने वाले नहीं बोल रहे हैं तो किसी को तो हम्म स्टैंड लेना ही पड़ता है। सही है। तो वही मेरा था वहां पे। हम्म। क्योंकि हमारा टॉपिक इतना टफ था कि नॉर्मल इंसान नहीं बोल सकता। नॉर्मल क्या मतलब, कभी कभार क्लिक नहीं हम्म, करता है। मैं ये नहीं कह रहा सही हूँ कि बात है। मेरी नॉलेज ज्यादा है किसी की नॉलेज कम है, लेकिन कभी कभार हम्म। क्लिक नहीं करता है, इंसान को समझ नहीं आता क्या बोलूं, ये कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक्स। अच्छा, तो टॉपिक मैं था क्या आपका, दिवेश? मेरा टॉपिक सर आउटसोर्सिंग से रिलेटेड था। हम्म। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कंपनी है हमारी इंडिया में, हम्म। जो कि उसमें हम्म। काफी चीजें इंक्लूडेड थी कि वो एक तो मैन्युफैक्चर इंडिया में करे ना करे, हम्म। बाहर हम्म। एक्सपोर्ट करे। अगर बाहर बाहर हम्म। से वो वर्कर को एम्प्लॉय करता है जिसे चीप लेबर मिलता है, तो आपका इंडिया में राइट्स हो रहे हैं कि हम्म। इंडिया में जॉब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारा टॉपिक हम्म। इससे रिलेटेड था कि आप ओके। बिजनेस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हो, कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड था एक ही उसमें। प्राइवेट अच्छा, प्राइवेटाइजेशन भी डाल दिया था, एक्सपेंशन भी डाल दिया था, सब कुछ डाल दिया था। कितने पेज थे? एक पूरा पेज A4 साइज। अच्छा, और कितना टाइम था पढ़ने के लिए? 10 मिनट। अच्छा, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि जो पेज मिला, लिखने वाला पेज कैसा था, ये वाला पेज कैसा था, और क्या हम पेज को देख सकते हैं? इंट्रोडक्शन करना है, बीच में बोलना है, पेज को पढ़ सकते हैं? कुछ लोगों ने बोला मैंने पढ़ना स्टार्ट की, लाइनें पढ़ी तो फिर वो रिजेक्शन हो गया। उसके बारे में थोड़ा सा आप इनपुट दो। जैसे आप एंटर करते हैं, तो वही जो मैंने बोला कि एक इन्विजिलेटर होते हैं, वो हम्म। आपको जैसे एंटर करेंगे आपको बिठाल देंगे सीक्वेंस वाइज, और वो वहां पे हम्म। भी आपको गाइड करेंगे कि आप हम्म। पे इतना टाइम है, आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। आपको एक शीट दे देंगे और साथ में एक छोटी कॉपी भी दे देंगे। हमको तो कॉपी मिली थी, छोटी हम्म। कॉपी थी, उसमें आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। हम्म। तो हमने पढ़ा था, अपना टाइम लेके हमने पढ़ा था। बीच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को, मैं पढ़ रहा था, मैं भूल जा रहा था, अरे ऊपर क्या लिखा है। हम्म। लेकिन हम्म। आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना होता है, आपको पूरा हम्म। आराम से पढ़ना होता है, टाइम अच्छा खासा मिलता है, ऐसा नहीं है। और आप हम्म। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक चीज फॉर्चुनेटली ये करी थी कि जब ग्रुप टास्क स्टार्ट हो गया था, तो जो चीज मैं लिख चुका था, मैं बार बार उसे नहीं देख रहा था। हम्म। मैं बार बार उसको देख के नहीं बोल रहा था, रादर देन कि हम्म। जो सामने वाला बोल रहा है उसका रिप्लाई कर रहा था मैं। हम्म। मैं बार बार कॉपी में नहीं दिख रहा था। बार बार कॉपी में देखना इंप्रेशन अच्छा तो नहीं डालता है। हम्म। बार बार उसको देखना कि आप इफ जो आपका क्वेश्चन की शीट दे रहे कि उसको बार बार देखना, तो उससे आपका थोड़ा इंप्रेशन डाउन जाता है कि आपका फोकस नहीं है इतना। तो ऐसा हम्म। मेरे मेरे केस में मैंने किया, अब वो काम किया, हम्म। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके। ओके, जब बोलना स्टार्ट किया दीपेश, कितने लोग बैठे होते जीटी में? जीटी में सर हमारे टाइम 5 लोग बैठे थे सर। नहीं, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हाँ। स्टूडेंट्स का 9-9 का ग्रुप था। और ऑब्जर्वर 5 थे? ऑब्जर्वर 5 थे। और जो बैठे थे राउंड टेबल पे बैठे थे कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स? वही सर, स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स गए थे वो 9-9-9 के ग्रुप था, 27 लोग आए थे, वही मैंने बताया, 9-9-9 के ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप में हुआ था। नहीं, राउंड टेबल में बैठे थे, कैसे बैठे थे वो? हाँ सर, टेबल थी सर, काफी लंबी टेबल थी, तो एक तरफ में स्टूडेंट्स को बिठा दिया था और एक साइड में वो बैठे हुए थे सर, ऑब्जर्वर बैठे थे। और ऑब्जर्वर्स। कितनी देर चला होगा जीटी? 10 मिनट का आपका रीडिंग और जो भी आपको लिखना है उसका टाइम, एंड फिर 15 मिनट आपका डिस्कशन का टाइम। जो पहली बार जाता है ना, उसके कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम जब डिस्कशन करते थे, उनके क्वेश्चन होते हैं कि सर इंट्रोडक्शन एक ही आदमी करेगा, कौन बोलेगा इंट्रोड्यूस करो? फिर कंक्लूजन करने के लिए वो कब बोलेगा कि कंक्लूजन कर दो? कितना टाइम मिलेगा? वो थोड़े आंसर आप करते चले जाओ। तो सर जैसे कि मैं पहले भी एक बार ही दे चुका था, तो मेरे को थोड़ा हम्म। आइडिया था पहले से। तो जब हम्म। हमारा ग्रुप बन गया था 9 लोग का, तो मेरा सबसे पहला ग्रुप में ही था 9 लोगों में। हाँ जी। तो हाँ जी। हम लोग को पहले लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि आप लोग वेट करिए, आपका आने वाला है नंबर। हम लोग लाइन में खड़े थे, हम्म। तो हम बाहर ही डिस्कस कर रहे थे कि कौन क्या हम्म। करना चाहता है। हम्म। तो इससे की होता है कि अंदर जाके हौच पौच नहीं होगा। तो हम बाहर ही हम्म। डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे सब अपने अपने उसमें होते हैं कि देखते हैं कौन करता है, देखते हैं, हम्म। मेरा मन करेगा मैं कर लूंगा। तो उस टाइम हम्म। आप नहीं समझ सकते कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। तो ऐसा भी हम्म। हो सकता है कि आपको ऐसा ग्रुप मिल जाए कि उसमें से कोई इंसान ज्यादा डोमिनेट करना चाहे, वो स्टार्ट करे, हम्म। किसी को बोलने हम्म। ना दे। ऐसा ग्रुप पे डिपेंड करता है सर ये। करना हम्म। ऐसा नहीं चाहिए। हम्म। मेरा ये मानना था, मैं पहले से ही बात करके रख रहा था कि आप हम्म। इंट्रोड्यूस कर लेना, आप कंक्लूड कर लेना। हम्म। ये हमारा चल हम्म। रहा था। तो ऐसे ही हम्म। रैंडमली किसी ने स्टार्ट कर दिया था हमारे में तो सर। ठीक है, अच्छा। और कंक्लूजन करने के लिए वो बोलते हैं खुद? हाँ, कंक्लूजन करने के लिए उनने हमको बताया था कि आपका टाइम हो रहा है, आप कंक्लूड कर दीजिए। अच्छा, तो कोई भी एक कंक्लूड कर गया? हाँ। अच्छा, आप 9 लोग गए थे, सिलेक्ट कितने हुआ, रिजेक्ट कितने हुआ जीटी में? जीटी में सर 5 लोग सेलेक्ट हुए थे हमारे में।
नो अच्छा, जो क्वेश्चन। रिजेक्ट हुए होंगे उनका दीपेश अगर आप एनालिसिस करेंगे क्या कारण रहा होगा रिजेक्शन का? हाँ सर, जो एक एक दो लोग थे उनमें से तो किसी ने बोला ही नहीं था ज्यादा, हम्म। बेयर मिनिमम बोला था। और अगर बोला भी था तो वही बोल दिया था जो कि पॉइंट रिपीट कर दिया था उन्होंने। उन्होंने हम्म। कुछ अपना इनपुट नहीं दिया था, रिपीट कर दिया था जो किसी ने बोला था, उसी हम्म। को घुमा फिरा के बोल दिया। अब हम्म। इन्विजिलेटर्स को समझ में आ जाता है, हम्म। ऑब्जर्वर्स को समझ में आ जाता है कि आप क्या बोल रहे हो, ये हो गया। हम्म। बाकी हम्म। एक दो लोग थोड़ा सा, आप अगर पॉइंट भी रख रहे हो, बोल्डली नहीं रख रहे हो ना, तो दिक्कत होती हम्म। है। आप फंबल कर रहे हम्म। हो, आपकी आवाज कांप हम्म। रही है, तो ये चीजें हम्म। मैटर करती हैं, और आपका पार्टिसिपेशन लिटरली बहुत कम है, तो आप हम्म। रिजेक्ट हो जाओगे। और जो हम्म। 5 लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उसमें सर, मेन पार्टिसिपेशन 3 ही लोगों का था। 2 हम्म। लोग का इसलिए सिलेक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ पॉइंट एक दो अच्छे बोल दिए बीच में, जो कि हम्म। किसी ने नहीं बोले थे, इसलिए 2 लोग का हम्म। और हो गया था। बाकी जो 4 लोग सिलेक्ट हुए थे उनका आप मानिए कि बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था। हम्म। बल्कि उसमें से हम्म। एक एक जो रिजेक्ट हुए 4 लोग, उनमें से एक ने इंट्रोड्यूस किया था, तब भी वो सिलेक्ट अच्छा। नहीं। अच्छा। हाँ, तो उसका कारण क्या होगा? इंट्रोडक्शन के बाद नील, चुप हो गया। कुछ नहीं। अच्छा। अच्छा। इंट्रोडक्शन ठीक दी थी उसने? इंट्रोडक्शन भी नहीं दी थी सही से। हाँ, ये इंट्रोडक्शन, रीजन है। एक्चुअली लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन देने से पास हो जाएंगे, हाँ बट सही इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना हाँ दीपेश। वही। ऐसा नहीं कि सब अपने क्योंकि जंप मैंने तो जैसे आपको करके। बताया टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें काफी चीजें पूछ रखी थी, तो हाँ जी। इंट्रोडक्शन काफी ब्रीफ मांग रहा था वहां पे। हाँ जी। हाँ इंट्रोडक्शन जी। काफी ब्रीफ चाहिए थी क्योंकि काफी कुछ दिया गया था, हाँ जी। उनको याद ही नहीं रहा कि क्या क्या बोलना है। हाँ जी। हाँ जी। और वो काफी गैप ले रहे थे कि मतलब हम्म। काफी गैप ले रहे थे। तो मैंने ना, बीच में से उनको काट के स्टार्ट कर दिया था कि मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। हाँ, रिस्की था लेकिन इट वर्क रिस्की फॉर था यू लेकिन बिकॉज मैंने ही स्टार्ट कुड कर नॉट। दिया क्योंकि, हाँ, सही है। क्योंकि बहुत टाइम ले रहे थे वो। बहुत अच्छे। इससे ये भी एक सीखने को मिला कि क्या, अगर कोई इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं कर रहा तो मेरे को इंट्रोडक्शन कर देना चाहिए। मेरा आंसर वहां पे होता है कि रिस्की हो सकता है कि अगर वो ढंग से नहीं कर रहा है और तो आपने फर्स्ट करना इंप्रेशन ही स्टार्ट किया खराब और हो जाता आपने है। भी ढंग से नहीं किया तो हाँ गड़बड़ हो सकती है। हाँ लेकिन आपको ढंग से करना होता है फिर। हाँ सही बात है। हाँ अच्छा, अब फिर दीपेश, आपका जीटी हुआ, फिर जो पास हुए वो चले गए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, राइट? हाँ हाँ जी सर। अच्छा, उसके फिर बाद? सर 27 लोगों में सर 12 लोग सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो उसमें फिर उसके बाद हमारा मेडिकल, मतलब सॉरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। हम्म। उसके बाद हमको नंबर लगा दिए गए थे कि आपका पहला, वो रैंडमली हो रहा था, कि जरूरी नहीं है हम्म। कि आप पहले ग्रुप से थे तो आपका नंबर पहले आएगा, वो रैंडमली हो रहा था। तो हम्म। मेरा दूसरे नंबर पे था, फिर एक एक हम्म। करके नंबर आता गया, फिर इंटरव्यू होता गया सर। अच्छा, अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताओ आप, यही था। दीपेश। क्योंकि सुनने में आता है कि ऑफिसर्स में ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछते हैं वो। तो इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप वो बता दें, क्या क्या आपसे हुआ था? तो सर इंटरव्यू में बेसिकली सर 6 से 7, 6 से 8 लोग बैठे हुए थे। दो हम्म। लोग और आ गए थे बाद में इंटरव्यू के हाँ। लिए स्पेशली। हाँ। हाँ। तो आप जैसे ही एंटर करते हो, आप बैठते हो थोड़ा, वो आपको टाइम देते हैं। बेसिकली जब मैं इंटरव्यू में घुसा था, तो जो मैंने आज से पहले जो भी इंटरव्यू दिए हैं वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम्म। यहाँ पे जब मैं एंटर किया था, उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर हम्म। उन्होंने गैप लिया, तो मैंने खुद बोल दिया कि सर कहना है इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हम्म। क्योंकि इससे पहले मैं भेल का देके आया था, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं मेरा इंट्रो, और होता है जनरली बच्चा इंट्रोड्यूस अपना इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से तैयार करके जाता है, मैं भी तैयार हम्म। करके गया था। तो मेरा हम्म। तो इस समय ये था कि मैं अपना बेस्ट देके आऊंगा, हम्म। कि इमेजिन कर लेता है इंसान इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा होगा ऐसा होगा। तो मैं भी कर हम्म। चुका था, तो मेरा तो था हम्म। कि भैया मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप। तो मैं हम्म। जैसे ही घुसा, उनने मेरा नाम पूछा, फिर थोड़ा गैप लिया उन लोगों ने, तो मैंने कहा सर कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन में एक लाइन ऐसी बोल दी थी आखिरी में कि मैं, एचपीसीएल इज द लीडिंग कंपनी इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ओके। ये मेरी आखिरी लाइन थी। तो एक सर मुझे इस पे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि एचपीसीएल लीडिंग कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, आर यू श्योर अबाउट इट? हम्म। फिर मैंने कहा नो सर, आईओसीएल है। हम्म। फिर हम्म। ये बोलने के तुरंत बाद, जैसे ही मैंने ये बोला आईओसीएल, उसके बाद मैंने एचपीसीएल के बारे में बताना चालू कर दिया। जैसे ओके। कि ऑलरेडी में भी काफी पेजेस दिए थे जिसमें आपको एचपीसीएल के बारे में पता पड़ जाएगा कि एचपीसीएल के हम्म। रिफाइनरी यहाँ है, इतना प्रोड्यूस हम्म। करता है, लुब्रिकेंट का ऐसा ऐसा। हम्म। तो हम्म। मैं ये सब बताना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे ये है, लुब्रिकेंट का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, ऐसा ऐसा। तो मैंने खुद से ही बता दिया, बोले चलो ठीक है। फिर उसके बाद सर, जैसे कि मेरा कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, तो जो जो जॉब वाले होंगे उनसे तो सिर्फ जॉब के बारे में पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया था। हम्म। मेरा जैसे, अगर मेरे तरह कोई फ्रेशर है तो उसके लिए कॉलेज के प्रोजेक्ट पे पूछेंगे।
कि आपने कॉलेज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या किया है, इंटर्नशिप का हम्म किया है। मेरे से हम्म फॉर्चुनेटली इंटर्नशिप का नहीं पूछा था, मेरे से बस हम्म कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। एंड फिर हम्म उसी पे ही काफी टाइम तक वही चलता रहा, मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, मैं प्रिपेयर करके गया था। फिर वही हम्म काफी देर तक चलता रहा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में फंबल कर गया था, दो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बहुत हम्म डीप में चले गए थे। तो हम्म फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपका एचआर राउंड स्टार्ट करते हैं। उन्होंने ऐसे ही हम्म बोला। हम्म फिर वो मेरा एचआर राउंड स्टार्ट हो गया था कि क्यों ज्वाइन करना है। हम्म तो मैं इस बार जैसे कि पिछली बार भी मैं इंटरव्यू दे के आया था, तो मैं अपने आप को समझ चुका था कि मैंने गलतियां कहाँ करी। पिछली बार मेरी मेन गलती ये थी कि उन्होंने पूछा था कि क्यों ज्वाइन करना है, तो मैंने बोला हाँ था कि ये गवर्नमेंट जॉब है, सपना हाँ होता है। मैंने हम्म गवर्नमेंट जॉब की वाहवाही करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ इस बार मैं गया तो मैंने ठंडी सांस ली, पानी हाँ पिया, हाँ फिर मैंने बताना चालू किया कि ऐसा ऐसा है। पहले तो मैंने फिर से वाहवाही करी हाँ गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन फिर मैंने हाँ प्राइवेट की भी कर दी, हाँ, दोनों की करी साइड बाय साइड। अच्छा। फिर मैंने अपना बताया कि मेरा हम्म सपना है। आप हम्म ऐसे मोल्ड कर दो आंसर को। आप हम्म ये मत बोलो कि गवर्नमेंट जॉब के ये फायदे ये सब नहीं, आप अपने एंगल ले आओ, आप पर्सनल भी डाल हम्म सकते हो कि आपका हम्म फैमिली का है, आपने ये हम्म सोचा था हमेशा, आप हम्म बहुत खुश हो जाओगे, जो भी है आप अपने हिसाब से डाल हम्म दो। आप अपना डाल दो, पर्सनल डाल दो, क्योंकि हम्म अगर आप पर्सनल चीज बोलोगे ना, तो हम्म आपको अपने बारे में तो सब कुछ पता ही है। आप अपने बोलोगे मैं किसी से इंस्पायर हुआ, तो ज्यादातर उनका क्वेश्चन उसी बंदे पे जाएगा कि किससे हम्म इंस्पायर हुए, क्यों इंस्पायर हुए। वहां हम्म डाइवर्ट हो जाते हैं वो लोग, इंटरव्यूअर्स। सही तो मैंने सही है। यही किया था उस टाइम पे। ये हम्म क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। बाकी हम्म मुझसे मेरे कॉलेज के बारे में पूछा था, परसेंटेज के बारे में पूछा था, और मतलब काफी रिलेटेड, मेरा मेरा पूरा राउंड ही एचआर के थ्रू गया था। एंड अच्छा। ऐसा था बेसिकली, मेरी कॉलेज में थोड़ी परसेंटेज डिप करी थी स्टार्टिंग हम्म ईयर्स। तो मुझसे हम्म बोले थे कि आपके 10th और 12th में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके कॉलेज में परसेंटेज क्यों डिप हुई। और ये हम्म क्वेश्चन बहुत रैंडम था, आज तक मुझसे हम्म किसी ने नहीं पूछा किसी भी इंटरव्यू में। तो हम्म जरूरी नहीं है कि तुम प्रिपेयर करोगे वही पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकते हो। हम्म वो तो हम्म फॉर्चुनेटली मेरे को आंसर आ रहे थे, अपने आप आ रहे थे जो भी हो रहा था। तो मैंने उस टाइम काफी डिटेल वे में समझाया उन्हें, और हम्म बिल्कुल सच बोला, झूठ कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। आपके दिमाग अलाउ ही नहीं करेगा आपको झूठ बोलने को। आपके मुंह से वही निकलेगा जो है रियलिटी। तो वही मैंने अपना सब कुछ बताया, पर्सनल बताया, सब कुछ पर्सनल। एंड फिर उसके बाद आखिरी में उन्होंने मुझसे पोस्टिंग के बारे में पूछा था कि आपको पोस्टिंग यहाँ दे दें, तो अगर आपको रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग मिल जाती है तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उसके में भी सब कुछ की, सर मेरा तो, मैं तो सर बहुत लकी होऊंगा, बहुत गौरवान्वित होऊंगा कि अगर मेरे को एचपीसीएल जैसे इंस्टीट्यूट में पार्ट मौका मिले सर्व करने को, चाहे एचपीसीएल कोई भी रोल देता है, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने फॉर्म में लिखा है। तो बेसिकली एक फॉर्म दिया जाता है। एक तो आपका होता है, जब आप जब आप एचपीसीएल का फॉर्म भरते हो, तो एक तो उस टाइम पे आपको एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें आपके नॉर्मल एचआर क्वेश्चन होते हैं। वो जो आप फॉर्म भरते हो स्टार्टिंग में पेपर देने से पहले, सीबीडी से पहले, उसी के आंसर पूछ रहे थे वो, कि आपने यहाँ पे ये लिख रखा है, ये क्यों, आपने ये लिख रखा है, ये क्यों। उसी से पूरा क्वेश्चन, उसी से पूरा राउंड चल रहा था। तो एक तो आपको वो फॉर्म देते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब, उसमें भी नॉर्मल एचआर क्वेश्चंस होते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको क्यों लिया जाए, उसमें ये सब होता है। और ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वो एचपीसीएल भी पूछता है स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म भरते हैं। तो आपके वही क्वेश्चन के वो आंसर पूछना चाह रहे होते हैं कि आपको पता है आपने जो लिखा है, या फिर आपने चैट जीपीटी से, एक तो सबने लिख रखा था सर सबके आंसर लगभग सेम थे। मतलब मैंने टैली किया था सिलेक्टेड कैंडिडेट से कि दो तीन लोगों के सेम आंसर थे, थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया लेकिन बिल्कुल सेम आंसर, हॉबी जो वॉबी उनका सब। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे। हाँ, सबके आंसर लगभग सेम थे कि हमारा भी तो यही है, हमारा भी यही है। लेकिन तो बस एक वही ही है, जगह से उठाए हैं। हाँ हाँ सबका एक ही जैसा हम्म, आंसर था। तो जब हाँ सबका एक आंसर, तो डरना क्यों, तो डरने का सही कोई बात मतलब है। ही नहीं बनता है, डरना हाँ क्यों अब। हाँ तो सर जब हम वहां गए थे, तो बस वो पर्सनैलिटी चेक करते हैं आपकी, क्योंकि जब तुम हम्म वहां बैठते हो तो तुमने जो लिखा है तुम वो तो डिक्टेट नहीं कर सकते, तुम कुछ अपने सही है। दिमाग से बोलोगे। तो बस और वो क्रॉस वही क्वेश्चन भी पूछ करेगा। रहे, हाँ तो बस वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे होते हैं। अच्छा दीपेश, पिछली बार भी आप गए, आपका नहीं इंटरव्यू हुआ, इस बार आपका हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि आप इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट और नेचुरल थे, कि जो आपने जैसे बताया कि मेरे को आंसर आते चले गए। आई थिंक यू वर काम एंड कॉन्फिडेंट। हाँ एम आई राइट? हाँ सर, काम एंड मतलब कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है बहुत इंटरव्यू सर, में। अपने आप पे भरोसा रखो।
डरो मत, हम्म, इतना मत डरो हम्म, कि नहीं होगा तो क्या, ये सब नहीं सोचना होता है, ये सब तो सोचना ही नहीं होता है। जाओ, अपने आप पे भरोसा करो, जो होगा देखी जाएगी। मेरा लिटरली यही था एटीट्यूड कि जो होगा देखी जाएगी, अपना जाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि मैं काफी इंटरव्यू दे चुका हूँ। ऐसे भी इंटरव्यू दिए हैं जिसमें मेरा पूरा मैकेनिकल चला है, ऐसे भी इंटरव्यू दिए हैं जिसमें सिर्फ मेरा एचआर चला है। ऐसे मैंने काफी इंटरव्यू दिए, तो इसमें मेरा ये था कि जाते हैं। एक बार और दे चुका हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, एक तो उसका फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ उसका फायदा नहीं मिलता, फायदा मिलता है। आपको हम्म, थोड़ा जिस्ट पता होता है, आपको पता होता है कि वो फीलिंग कैसी है, हम्म, आपको वो फीलिंग से थोड़ा सा फेमिलियर होते हो ना, तो थोड़ा आप काम हो जाते हो। ये चीज मैं हम्म, मानता हूँ। हम्म, जरूरी नहीं है कि आप एक बार फेल हो रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, फायदा मिलता है। वो आपको नहीं समझ में आएगा उस टाइम, आपको लगेगा हम्म, कि नहीं मेरा साल बर्बाद हो गया, लेकिन आपको फायदा मिलता है उससे। वो ही हम्म, एक्सपीरियंस काउंट काउंट होता है तुम्हारा, कि वो तुमको काम बनाता है। और वही हम्म, चीज आपके जो रिक्रूटर है वही देख रहे होते हैं कि वो कितना कामली चीजों को आंसर दे पा रहा है। जो भी हम उस पर अगर प्रेशर भी डाल रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पे, क्या वो कामली आंसर दे पा रहा है, या फिर वो हम्म, हिचकिचा रहा है, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर में। यही चीज हम्म, होती है। सही है। अच्छा, और कोई पॉइंट जो इंटरव्यू में कैंडिडेट को ही शुड कीप इन माइंड, दीपेश? इंटरव्यू में सर मेरे से जॉब लोकेशन पूछा था। उसके बाद हम्म, सर मेरा ज्यादातर एचआर राउंड ही चला था, जो मेरा फॉर्म दिया हुआ था, जो मेरा हम्म, फॉर्म में ऑलरेडी फिल कर चुका था, कि आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस में जो भी लिख रखा था उसके बारे हम्म, में ही पूछ रहे थे वो। क्योंकि मैं सर, मैं जैसे हम्म, मैंने बताया कि मैं फ्रेशर हूँ, मेरा जॉब हम्म, से रिलेटेड नहीं है। मेरे जॉब हम्म, है नहीं, तो मैंने कभी जॉब की नहीं, तो मेरे जो भी जॉब वाले थे उनसे उसी के बारे में पूछ रहे थे। जो हम्म, एमटेक वाले थे उनसे एमटेक के बारे में पूछ रहे थे। हम्म, जिस उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपसे उसी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। हाँ। अच्छा, ये एचपीसीएल की जो रिक्रूटमेंट है ये हर साल ही आती है। हाँ जी। रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि हर साल आती है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, अगर थोड़ा सा जो आपको आइडिया है। और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जो मे भी फाइनल ईयर में हो, अब कॉलेज में जैसे इस बार पास आउट होंगे, तो क्या हाँ वो जी। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साहब रिक्रूटमेंट होगा, एंड इफ यस तो कब तक रिक्रूटमेंट होगा, कितनी सीट्स आती हैं, एनीथिंग? हाँ तो सर अभी रिसेंटली पिछले 2 साल से एचपीसीएल रिक्रूट कर रहा है, इंजीनियर्स की पोस्ट भी निकालता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी निकालता है, और एचआर की भी निकाल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम इंजीनियर की देखें तो इस साल 160 170 के अराउंड सीट्स निकली थी, 160 के अराउंड। एंड हम्म, जेईओ की सर, जेईओ की भी अराउंड 200 के आसपास निकली थी। तो ओवरऑल 500 वैकेंसी निकालता है साल में, अलग अलग पोस्ट को कंबाइन कर लिया जाए तो। एंड वो भी रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। पिछले साल भी हम्म, एचपीसीएल ने 97 या 94 के आसपास मैकेनिकल में सीट निकाली थी, इस साल हम्म, 97 निकाली थी। एंड उस हम्म, हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है। वो गेट से हट गया, पहले गेट से होता था। मेरे से ये भी हम्म, क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू के टाइम पे कि एचपीसीएल गेट से हट गया, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीजें भी पूछी गई थी। एंड सर रिक्रूटमेंट मुझे लगता है कि ये अब ट्रेंड बन गया है, दूसरे पीएसयूज भी हटके अपना करा रहे हैं, क्योंकि सर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि अलग होते कैंडिडेट्स में हैं। ढूंढ रहा होता है, कंपनी भी, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सेल की शुरू से मैं देखता हूँ रिक्वायरमेंट ना एप्टीट्यूड को लेके बहुत ज्यादा होती है। एप्टीट्यूड को देखिए सर। सेल बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का एप्टीट्यूड पूछता है, और हमारे टाइम से मतलब आज से क्योंकि बहुत सर, साल पहले से। क्योंकि मेरे से ये जनरल क्वेश्चन होता है एचपीसीएल में, तो जनरली पूछा ही जाता है कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं होगा, या आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड नहीं होगा, तो आप एडजस्ट कैसे करोगे? हाँ। आपको क्या लगता है कि आपने आज तक काम किया नहीं है, आप कैसे एडजस्ट कर लोगे? तो यही चीज वो ढूंढ रहा होता है। हम्म, उनको बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए वहां पे। वो उनको हम्म, पता है आप पेपर निकाल के आए हो, और भी लोग निकाल के आए हैं, सब पे नॉलेज है। ऐसे मैंने सर लोग लिटरली देखे जो जिनके मार्क्स सीबीटी में 150 के अराउंड, 140 के अराउंड आए, वो जीटी में रिजेक्ट हो गए। हम्म, तो इतना मार्क्स के पीछे भी मत भागो, मतलब एक बैलेंस बना के रखो सब चीज का, तभी ये चीज निकल पाएगी सर। सही है। सो दीपेश, और कोई पॉइंट जो हमने मिस कर दिया हो, एंड इफ यू वांट टू टेल द कैंडिडेट्स हु आर लिसनिंग टू अस, कोई एडवाइस, कोई इनपुट आप देना चाहें? सर वही सर कि मतलब अपनी ना, मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको सेटबैक्स मिल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो छोड़ो नहीं। जो आप कर रहे हो उसको छोड़ो मत। क्योंकि हम्म, जनरली मेरे साथ भी इस फेज आया था कि मैं सोच रहा था कि मेरी कोर ब्रांच में वैकेंसी अब कहाँ निकल रही है, तो मैं हम्म, इसको छोड़ के दूसरी जगह अप्लाई करता हूँ। लेकिन हम्म, फॉर्चुनेटली अभी काफी वैकेंसी अच्छी अच्छी जगह पे निकल रही है। आपका आज हम्म, नहीं तो कल हो जाएगा, आप लगे रहो, सही, सही आप बात है। प्रिपेयर करो।
आप उस डायरेक्शन में सोचो, नेगेटिव मत सोचो, उस डायरेक्शन में मत सोचो कि नहीं होगा तो क्या होगा। अगर ऐसे सोचोगे तो उसी में रह जाओ। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, सोच के एक लगे रहते हैं। एक स्ट्रेटेजी बनाओ, हम्म। उसको फॉलो करो एंड हो जाता है एट द एंड, मुझे लगता है ऐसा। सही है। चलिए बहुत अच्छा दीपेश, आपने बहुत अच्छे वे में सारा एक्सप्लेन किया जी सर। प्रोसेस जीटी की, इंटरव्यू की। आपको 2 बार का एक्सपीरियंस था और आपकी फाइनली सिलेक्शन इसमें हो गई, एंड दैट इज वेरी गुड नाउ दीपेश। तो यस। लेट मी थैंक यू, आपने टाइम दिया टुडे, एंड लेट मी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर विद एचपीसीएल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।